नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बनू। महज कुछ घंटों का और इंतजार है और 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे ईवीएम का पिटारा खुल जाएगा। उसमें दर्ज जनता के वोटों की गिनती से तय होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बनेगी। लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल के नतीजों के बाद, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में सियासी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। बात मध्य प्रदेश की करें, जहां बीजेपी नेता एग्जिट पोल के नतीजों के बाद प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का भी दावा है कि 2023 में मध्य प्रदेश की जनता ने हाथ का साथ दिया था। अब बात छत्तीसगढ़ की करें तो वहां एग्जिट पोल में बीजेपी कांग्रेस को टक्कर दे रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे कुछ खास मेहमान हैं। मैं आपका परिचय करा देता हूं। बाबूलाल शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ होंगे और सनत जैन होंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि एग्जिट पोल आए, कल एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल आए तो उसमें यह दिखाने की कोशिश की, आपके टीवी स्क्रीन पर ये एग्जिट पोल बने हुए हैं, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की कि किस राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। यानी कि एजेंसी एक्सिस माई इंडिया ने कहा कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में 140 से 162 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 68 से 70 मिल रही हैं। इसके बाद एक और एग्जिट पोल यानी कि सीएनएक्स, वो कहता है कि 118 से 130 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और कांग्रेस को महज 97 से 107 सीटें मिल रही हैं। पोल स्टार्ट 106 से 116 सीटें बीजेपी को दिखा रहा है, कांग्रेस को वो 111 से 121 सीट दिखा रहा है। पी मार्क बीजेपी को 118 से 130 सीटें दिखा रहा है और कांग्रेस को 57 से 107 दिखा रहा है। टुडे चाणक्य क्या कहता है? रोचक पोल ये है। टुडे चाणक्य कहता है कि जनाब 151 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं मध्य प्रदेश में और कांग्रेस को मात्र 74 सीटें मिल रही हैं। वहीं बीडीआर कहता है कि साहब 156 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश में और कांग्रेस को मात्र 74 मिल रही हैं। अब पोल ऑफ पोल्स देखें, यानी कि सारे जितने भी पोल आए हैं उन सब का अगर एक आंकड़ा निकाला जाए, कैलकुलेशन किया जाए, तो वो बीच का आंकड़ा निकलता है 131। तो क्या बीजेपी की 131 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस की 98 सीटें आ रही हैं, अन्य की 5 सीटें आ रही हैं? ये आपके सामने एक आंकड़ा है। और जब से एग्जिट पोल आए तो उन्हीं एग्जिट पोल के भरोसे पूरी बहस शुरू हो गई। कुलभूषण मेरे साथ, मेरे सहयोगी भोपाल से जुड़े हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति कहती क्या है। कुलभूषण, ये पोल्स जब तक नहीं आए थे, एग्जिट पोल्स जब तक नहीं आए थे, तब तक पूरे देश में चर्चा ये चल रही थी कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है और कांग्रेस को अपर हैंड है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहां पर उसको अपर हैंड है। तेलंगाना में जो पोल्स के नतीजे निकल कर आए थे, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वहां भी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छी फाइट दे रही है सरकार बनाने की स्थिति में। लेकिन मध्य प्रदेश में तो बड़ा रोचक और चमत्कारिक एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं। अगर 156 और 151 जैसी स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि अगर 120 कहें, 125 कहें तो समझ में आता है कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि 2% मत प्रतिशत बढ़ा है, 2% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो हो सकता है ऐसी स्थिति हो सकती है जिसके बारे में अभी भी यकीन नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर 156 और 151 के एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं तो आपकी बीजेपी के नेताओं से बात हुई होगी, आपकी ब्यूरोक्रेट्स के लोगों से बात हुई होगी, क्या मानते हैं इस आंकड़े को लेकर। यानी कि 151 और एक बीडीआर कहता है 156। कुलभूषण, मेरी आवाज आपको मिल रही है? कुलभूषण को लगता है आवाज नहीं आ रही। तो 3 एग्जिट पोल बता रहे हैं। देखिए, एक्सिस माई इंडिया 140 से 162 सीटें बीजेपी को, बीडीआर 156 सीटें दे रहा है बीजेपी को, और इसके साथ साथ टुडे चाणक्य वो 151 सीटें दे रहा है बीजेपी को। ये 3 ऐसे सर्वे हैं। अगर सीएनएक्स की भी बात कर लें तो भी वो सरकार बीजेपी की ही मध्य प्रदेश में बना रहा है, यानी कि 118 से लेकर 130 सीटों के साथ वो सरकार बना रहा है। यानी कि 4 ऐसे सर्वे हैं जो बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। पी मार्क को भी अगर जोड़ लिया जाए
तो 118, 130 यानी कि 4 ऐसे सर्वे हैं जो बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ बना रहे हैं। कहीं कोई संशय ऐसी स्थिति में नहीं है। अब ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के जानकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, दशकों से छत्तीसगढ़ के चुनाव को देखते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव को देखते आ रहे हैं। सनत जैन, जाने माने पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के तमाम परिणामों को देखते नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के परिणामों को देखते नजर आ रहे हैं, वहाँ की राजनीति को नजर आ रहे हैं। दोनों पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से समझा है। सबसे पहले मैं बाबूलाल जी के पास चलूंगा, क्योंकि बाबूलाल जी के पास जो लाइट है, रोशनी है, वो साफ है, वहां पर कहीं कोई धुंधलापन नहीं है। बाबूलाल जी का चेहरा भी एकदम क्लियर लग रहा है। सनत जी के पास थोड़ा सा लाइट की कमी है और वहां पर अभी चेहरा धुंधला लग रहा है। तो सनत जी, परिणाम तो मुझे लगता है कल 12 तक निकल कर आएंगे। बाकी कांग्रेस बीजेपी की स्थिति क्या है, वहां की स्थिति धुंधली है, साफ है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने यहाँ की थोड़ा लाइट अगर बढ़ा लें, रोशनी को थोड़ा तेज कर लें, तो आपका चेहरा साफ दिखाई पड़ेगा। बाबूलाल जी के पास चलता हूं। बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ क्या कहता दिख रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही है, एग्जिट पोल आ रहे हैं, वो सभी एग्जिट पोल ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है सरकार कांग्रेस बना लेगी। जी। लेकिन कांग्रेस पर एक ऑपरेशन लोटस का खतरा भी बताया जा रहा है, जिसका कारण सिर्फ इतना है कि कई स्टेट में, कई राज्यों में पिछले समय में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से जो ऑपरेशन लोटस का प्रभाव दिखा है, जैसी सरकारें बदली है रातों रात और जो स्थितियां बनी हैं, उनको देख करके जो है कांग्रेस के मन में एक शंका है कि अगर कहीं 2-4-5 सीट का फर्क हुआ तो उसमें ऑपरेशन लोटस का खतरा बन सकता है। वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां तक मैं भूपेश बघेल से चर्चा किया हूँ, उन्होंने पिछली बार भी जब मैं देखा था 2018 में, कोई नहीं कह रहा था, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि जो 65 प्लस अमित शाह अपनी भाजपा के लिए कह रहे हैं, ये फिगर हमारा है, ये फिगर हमको मिलेगा। और यही एग्जिट पोल में भी देखा गया। एक्सिस ने जो है, इंडिया टुडे एक्सिस ने 65 सीट बताई थी। तो ये दोनों चीजें सही निकली। भूपेश बघेल लगातार कहते रहे कि 65 से प्लस हमारा रहेगा, उनका नहीं रहेगा। उसी तरह अभी वो कह रहे हैं कि हम 75 प्लस रहेंगे, हम 70 के ऊपर जाएंगे। तो ये एक, अगर मान लें कि पिछली बार उनको जो कॉन्फिडेंस था, इस बार भी वो कॉन्फिडेंस है, तो कोई ना कोई इसका कारण होगा, ये मान लिया जाए तो स्पष्ट रूप से सरकार बनती दिख रही है। और अगर हम अपने अनुमान लगाएं, एग्जिट पोल की तरफ देखें, तो लगता है नेक टू नेक कई सीटों पे कम से कम 22 सीट ऐसी दिख रही है जिसमें नेक टू नेक फाइट दिखाई दी है, जो किसी की तरफ भी जा सकती है। बाकी सीटों पे जब लगभग बराबरी की स्थिति बताई जा रही है। 13 सीट की जो इनकी कैपेसिटी है अभी वर्तमान की, वो एकदम से जो है 30, 32, 35 तक जाती दिखाई दे रही है। अब ये कैसा चमत्कार है, ये 12,000 रुपए महिलाओं को जो देने का फॉर्म भरवाया इन्होंने, उसका चमत्कार है, या ऐसा कौन सा सुनामी आ गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इतना गेन हुआ, ये समझने की बात होगी। ये तो रिजल्ट के बाद फिर मीमांसा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी कि ये क्या कारण है। क्या क्या ईडी सीबीआई का जो छापा पड़ा उसका प्रभाव है, या भ्रष्टाचार चपकाने का प्रयास किया गया भूपेश सरकार में, उसका प्रभाव है, या कौन सी ऐसी चीज हुई जिससे पूरी सरकार जो है 6 महीने के अंदर में जो है इस तरह से स्थिति बन गई। देखिए, भूपेश बघेल खुद की और सरकार की एंटी इनकम्बेंसी कहीं देखी नहीं गई, उसके बावजूद अगर ये आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल में, तो ये आश्चर्यजनक स्थिति है। ये आश्चर्यजनक स्थिति है। जी जी। देखिए, 6 महीने पहले जो है स्थितियां दूसरी थी, और 6 महीने के अंदर जो परिवर्तन देखने में आया है, ये चमत्कार हुआ कैसे, इतनी सीटें एग्जिट पोल में आ कैसे रही है, ये समझने की बात है। वो बीजेपी की इतनी सीटें कैसे आ रही हैं, क्योंकि खुद बीजेपी के नेता ये मान रहे थे, तमाम जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो खुद ये मान रहे थे कि भैया बहुत मुश्किल है, छत्तीसगढ़ की स्थिति वैसी नहीं है, भूपेश बघेल बहुत मजबूत हैं। मैंने 3 महीने पहले एक इंटरव्यू खुद विजय बघेल का किया था, जो भूपेश बघेल के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा था कि आज की स्थिति में हमारी सरकार नहीं बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, उन्होंने ठोक के कहा था। लेकिन ऐसा 3 महीने में क्या हुआ कि बीजेपी कांग्रेस के करीब आकर खड़ी हो गई है।
और दावे के साथ रमन सिंह ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम 55 सीटें पाने जा रहे हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन आपने जो बात कही कि एग्जिट पोल के जो दावे की बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता एग्जिट पोल को नहीं मान रहे हैं क्योंकि सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता एग्जिट पोल को देखकर उछलकर दीवार से लग गए हैं। वो कहते हैं कि जनाब 151, 161, 140 यानी बहुमत के साथ उनकी सरकार बन रही है, और बहुमत नहीं मतलब छप्पड़ फाड़ कर मध्य प्रदेश की जनता उनकी सरकार बना रही है। अब ये कैसे हो रहा है? सनत जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अनुभव है उनको पत्रकार का। सनत जी, ये जो पोल्स ऑफ पोल्स हैं या एग्जिट पोल्स हैं, ये हकीकत में एग्जिट पोल है या इसके अंदर भी कोई पोल है? खासकर मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रहा हूं। सनत जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सनत जी एक बार म्यूट कर लें। सनत जी आप ही से बोल रहा हूं, एक बार म्यूट कर लें। आपकी आवाज, मेरी आवाज शायद लगता है आप तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार मैं अपने साथी से कहूंगा कि सनत जी से बात करें, बताएं कि उनकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन बाबूलाल जी, सबसे बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में आखिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया? बहुत सारे इश्यू थे, ईडी था, ईडी इनकम टैक्स था। सनत जी जुड़ गए, एक बार उनके पास। सनत जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मध्य प्रदेश में पोल आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं, क्या वाकई ये एग्जिट पोल हैं या इसमें कोई बड़ी पोल है? नहीं, मैं तो जहां तक समझ पा रहा हूं कि एग्जिट पोल जो हुए हैं, तो एग्जिट पोल करने वालों को स्थितियां समझ में नहीं आ रही थी, तो इस हिसाब से उन्होंने 20-20 सीटों का अंतर देते हुए एक अनुमान लगाने की कोशिश की है कि निर्णय कोई भी हो हमारे पक्ष में चले जाएं, और वो इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की है, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव किसी को समझ नहीं आ रहा था ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। अब मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा कि 2018 में जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो उसके पास यहाँ पर कोई संगठन नहीं था। 6-8 महीने पहले कमलनाथ आए थे, उन्होंने सारे पार्टी को एकजुट करने की प्रक्रिया शुरू की थी, कुछ संगठन बना था, और उसके बाद भी वो 114 सीटों पर 2008 में चुनाव जीत गए थे। 15 महीने की सरकार रही, उसके बाद 3.5 साल शिवराज सिंह जी की सरकार थी, भाजपा की। ये भाजपा की सबसे लंबी सरकार है गुजरात के बाद। छत्तीसगढ़ भी इसके पहले जा चुकी थी, राजस्थान भी जा चुकी थी, और सारी जगह परिवर्तन आ गए थे, लेकिन यहाँ इनकम्बेंसी जो है वो शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ आम जनता में बनी, और एक परिवर्तन की लहर देखने को मिली है कि आम मतदाता परिवर्तन की बात करने लगा था। तो जब परिवर्तन की बात कर रहा है तो उसके बाद सीटों का रुझान एकाएक ये हो जाए कि 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, तो इसमें आश्चर्य करने की बात होती है। एक बात पर कही जा रही है कि लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह सरकार के बिल्कुल 2 महीने पहले की योजना है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी और पूरे जो सर्वे करने वाले लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि ये लाडली बहना योजना का लाभ सरकार को बड़े पैमाने पर होता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर सारे सर्वे जो एजेंसियां हैं, या ये कहना चाहिए कि जो सरकार का प्रबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन है, वो इस बात का एहसास करा रहा है कि नहीं, हम तो जीत रहे हैं। जबकि 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी नाराज है, और सरकारी कर्मचारी पिछले 6 महीने से अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त भी कर रहा है। दूसरी बात, 500 रुपए का जो सिलेंडर देने की बात कही थी वो कांग्रेस ने 6 महीने पहले कर दी थी, और लाडली बहना के लिए भी 1500 रुपए देने की बात करी थी। अच्छा, मैं यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ सनत जी, यहाँ पे इसलिए आपको रोकना चाहता हूँ क्योंकि अभी बाबूलाल जी बोल रहे थे, बाबूलाल जी का कहना था कि छत्तीसगढ़ में किसी को उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा बीजेपी निकल कर आ रही है। तो क्या ये असर है? क्या जो लाडली जो उनकी योजना है, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, वैसे महतारी योजना है, तो क्या वो महतारी योजना के फॉर्म जो भरवाए गए उसका असर है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भले ही यहाँ बीजेपी दे रही है, लेकिन यहां पर भी तो कमलनाथ ने फॉर्म भरवाए हैं, उसका असर यहां क्यों नहीं है? अगर 151, 161 और 140 सीटें बीजेपी को मिल रही है तो देखिए क्या है, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की स्थिति में थोड़ा सा अंतर है जी। यहाँ पर सरकार में कमलनाथ जी नहीं थे और शिवराज सिंह ने 2 महीने से लगातार लाडली बहना को पैसा देना शुरू कर दिया। तो निश्चित रूप से जहाँ पैसा मिल रहा है उसकी बात हो रही है और जो फॉर्म भरवाए गए थे उसकी कोई बात नहीं हो रही है। और कांग्रेस के पास एक संगठन भी नहीं था। लेकिन 20 साल का शासन बहुत होता है। इस बार चुनाव में मतदान के दौरान मतदाता मतदान केंद्रों में स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि हमें परिवर्तन करना है और परिवर्तन की बात खुल के सामने आ रही थी। दूसरे जो इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। तो यदि नुकसान यहाँ होगा भी तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। कांग्रेस को कोई नुकसान की संभावना 2018 के मुकाबले नहीं है। कांग्रेस गेनर ही होगी ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और गेनर होने के कई कारण हैं कि जो कांग्रेस ने 15 महीने का शासन किया था तो 1 लाख रुपए तक की उन्होंने ऋण माफी की थी और बिजली योजना में जो 100 रुपए में बिजली दी थी उसकी बड़ी अच्छी प्रक्रिया उस समय वहां पर मतलब मध्य प्रदेश में हुई थी। तो एक क्रेडिबिलिटी बनी है। कमलनाथ जी पिछले 3.5 साल से मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं गए, वो लगातार दौरे करते रहे हैं। संगठन भी कांग्रेस का 2018 की तुलना में पहले से बेहतर हुआ है। तो जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस 2023 के विधानसभा चुनाव में हो रहा है वो महंगाई, बेरोजगारी और लगातार 20 साल की जो सरकार हो गई है लगभग। लेकिन शरद जी हो क्या रहा है नुकसान? एग्जिट पोल तो कहते हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा ताकत के साथ। नहीं, देखिए एग्जिट पोल की जो कहानी है बिल्कुल आखिरी में जब जैसे ही एग्जिट पोल आए तो 2 एग्जिट पोल बदले, बड़े बड़े संस्थानों ने बदले। तो शायद इसके पीछे कोई दबाव भी रहा होगा कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए थे तो पहले 6 बजे कुछ और पोल दिखाए गए, उसके बाद में कुछ और पोल दिखाए गए। तो इस बार मध्य प्रदेश को लेकर सबसे ज्यादा कसम लोगों में देखी जा रही है। और खास तौर से जो एग्जिट पोल वाली एजेंसियां हैं वो एकाएक डिसाइड नहीं कर पाए कि हम इसको कैसे दें। तो आप देखिए कोई भी एग्जिट पोल में यदि 20 सीटों का अंतर आ रहा है न्यूनतम और अधिकतम में और 3 पोल जिता रहे हैं और 3 पोल हरा रहे हैं तो ऐसा तो कहीं संभव होता नहीं है। हवा चलेगी तो ठंडी हवा सबको लगेगी, गर्म हवा चलेगी तो गर्म हवा लगेगी। अच्छा, आपका अनुभव क्या कहता है ये बताइए। हमारा अनुभव कहता है कि ये परिवर्तन और नाराजगी का एक चुनाव देखने को मिल रहा है और हमने जो इसमें आकलन किया है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के करीब 2% वोट घट रहे हैं और 1% वोट कांग्रेस का बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस को अप्रत्याशित चमत्कारिक सफलता मिलने जा रही है। 6000 से 8000 वोटों में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में हारी थी वो सारी सीटें लगभग कांग्रेस जीतने को जा रही है। मैंने अपने 50 जिलों के संवाददाताओं से बात की, सब जगह से ये खुल के सामने आ रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, परिवर्तन की लहर चल रही है। तो जब ये स्थिति देखने को मतलब मौके पे मिल रही है तो एग्जिट पोल की जो परिणाम बताए जा रहे हैं वो आसानी से सस्ते नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा आपको लग रहा है? बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ में ये जो अचानक से जो एक बयार आई है और कमल जो मुरझा गया था वो खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की असल कारण क्या है, असल वजह है क्या? वाकई महतारी योजना है? क्या वाकई बीजेपी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के इशू को बहुत बड़ा और व्यापक तरीके से उठाया वो है, या फिर वो विधायक जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस पार्टी में और ये माना जा रहा था कि करीब 25 विधायक बदलेंगे लेकिन बदल नहीं पाए, वो एक कारण है? आप जो अंत में कह रहे हैं वो भी एक छोटा सा कारण जरूर है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो फॉर्म भरवाए गए महिलाओं को 12,000 देने के, उसमें पहल हो गई। बाद में भले ही इन्होंने 15,000 किया दिवाली के समय में, लेकिन वो 12,000 काम कर गया इनका, क्योंकि फॉर्म भरवाना शुरू किया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक इशारा दे रहा हूँ कि भिलाई में फॉर्म सबसे ज्यादा भरवाए गए हैं, भिलाई नगर में। अच्छा। और भिलाई नगर के ही रिजल्ट सबसे पहले आएंगे। सबसे पहला रिजल्ट भिलाई का ही निकलेगा। अगर भिलाई नगर में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती है तो आप ये मान के चलिए कि उस फॉर्म भरने का असर हुआ है, ये योजना काम कर गई है। इस बात को मैं संकेत के रूप में बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि जो चौतरफा हमला करके एक साथ जो 6 महीने के भीतर जो है
लगातार जो है जितने ओरिएटर इनके पास में, जितने बात करने वाले लोग हैं, जितने भाषण देने वाले लोग हैं, जो प्रभावित करते हैं अपने भाषणों से, उनको पूरे के पूरे लोगों को यहाँ झोंक देना। ऐसा लगता था मनोज जी कि कब कौन आ गया और कौन चला गया कुछ समझ में नहीं आता था। ये छत्तीसगढ़ में ही है या छत्तीसगढ़ से गए भी है फिर आ गए हैं, ये स्थितियां थी। अमित शाह तक जो है हर दूसरे दिन यहाँ आ रहे थे। नरेंद्र मोदी दिवाली के दूसरे दिन यहाँ आए और चले गए। बाद में पता चला कि वो मुंगेली में सभा करके गए हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं चल पाया। तो ये जो परिस्थितियां बनी और जो एक चौतरफा हमला उन्होंने किया है कांग्रेस के ऊपर में, और भ्रष्टाचार को प्रमुखता से उठाया है, कोयले की दलाली का मामला भ्रष्टाचार का उठाया है, क्योंकि सौम्या चौरसिया को अरेस्ट करने के बाद इनके पास एक बात कहने को थी कि अगर कुछ नहीं होता तो उसकी जमानत क्यों नहीं होती। जमानत नहीं हो रही है, इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ है। इस तरह से जो है विश्वास दिलाने का प्रयास जनता को उन्होंने किया है, और कहाँ कितना काम किया है वो रिजल्ट पे ही पता लगेगा। लेकिन कोशिश इनकी जो है, चाहे ईडी के माध्यम से हो, छापेदारी हो, चाहे इनको माने भूपेश के ऊपर में शंका पैदा करने की बात हो, भूपेश की गिरफ्तारी की बात की गई हो, भूपेश की गिरफ्तारी की बात चल पड़ी थी कि भूपेश गिरफ्तार होने वाले हैं। तो ये परिस्थितियां जो बनी है वो स्थिति बनी है। और मैं जो महसूस कर रहा हूँ, महिलाएं जो है मुझे लगता है उसके प्रभाव में अगर आई हैं तो महिलाएं दोनों दलों में बट गई है, और ये कांग्रेस का नुकसान मैं मान सकता हूँ कि इसमें जो है कांग्रेस का नुकसान हुआ है। और योजनाओं का जहां तक प्रश्न है, योजनाएं लगभग लगभग दोनों की समान है। एक कर्जा माफी वाला जो है वो ब्रह्मास्त्र कांग्रेस का जरूर है, उसका कितना असर होगा वो देखने में आएगा। दोनों की योजनाएं सही है। घोषणाओं के माध्यम से कांग्रेस ने जितनी योजनाएं दी थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खुद भूपेश बघेल ने जो घोषणाएं भाषणों में की थी, उसी को उन्होंने बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी घोषणाएं अपने घोषणा मोदी के गारंटी के रूप में जी एक सवाल सनत जी मेरे साथ मौजूद है। मैं सनत जी से एक सवाल पूछूंगा। सनत जी, एक सवाल है जिसका जिक्र बाबूलाल जी कर रहे हैं कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो मानते हुए, वो जानते हुए कि छत्तीसगढ़ में हमारी बहुत खराब स्थिति है, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी भयानक है, और 5 महीने पहले तक तो 65 सीटें मध्य प्रदेश में खुद संघ और संगठन मान रहा था, बावजूद उसके वो हार नहीं मानते, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठारूंगा, दौरे करूंगा। जो प्रभारी थे वो प्रभारी बदल दिए, प्रभारी के ऊपर प्रभारी लगा दिए, लगातार बैठकें हो रही हैं, अमित शाह बैठक कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और जो भी संसाधन, किसी भी तरीके से जो संसाधन उम्मीदवारों को जरूरत है, चाहिए, वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन यहां तो मैंने एक चीज तो देखी है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को एक तरह से अनाथ छोड़ दिया गया। वो नेताओं को बुलाते रहे कि बड़े नेता भैया हमारे यहां आके सभा कर लो, सभा करने नहीं आए। जो संसाधन मतलब आप समझ रहे होंगे, जो संसाधन उनको मिलना चाहिए वो संसाधन नहीं मिल पाए चुनाव लड़ने के लिए। आप मानते? देखिए मनोज जी, बहुत सिंपल सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो साम दाम दंड भेद चारों तरीके से लगा के चुनाव लड़ती है। संसाधनों की कमी कभी भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तो नहीं है, और संसाधन होने के साथ साथ उनके पास जो सुनियोजित रूप से एक वो प्लान बना के काम करते हैं, वैसी प्लानिंग कांग्रेस के पास नहीं थी। एक और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि पिछले 4-6 महीने में जैसे छत्तीसगढ़ में ईडी का लगातार दबाव बना हुआ था, वैसा ही दबाव लगभग मध्य प्रदेश में ही बना हुआ था। नाथ बहुत पुराने उद्योगपति हैं, इनके उद्योगपतियों से बहुत संबंध है, और उनके यहाँ पे भी ईडी का पूरा दबाव उनके आसपास ऐसा डाला गया है कि जो आर्थिक संकट है वो कांग्रेस के पास इस विधानसभा चुनाव में बहुत जबरदस्त था। तो आर्थिक संकट के कारण अपन भाजपा की चुनाव में उनका मुकाबला करेंगे तो वो की स्थिति यहाँ पर अंत तक नहीं बनी। तो ये आर्थिक संकट से जूझते हुए जो चुनाव लड़ना है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव जनता लड़ रही थी, और केवल 2% भारतीय जनता पार्टी की वोट घट रही है इनकम्बेंसी के कारण, नाराजगी के कारण मतदाताओं की। लेकिन ये चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये चुनाव जनता लड़ रही है परिवर्तन के लिए। और ये जो चुनाव परिणाम आएंगे मध्य प्रदेश के बहुत चमत्कारिक और आश्चर्यजनक होने चाहिए, ऐसा मेरा अभी तक का अनुभव बोलता है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि 2003 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो चुनाव परिणाम थे, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां हमें 2023 में भी देखने को मिल रही हैं। जब किसी बात का जिक्र बीजेपी कर रही है, प्रहलाद पटेल भी ये कह रहे हैं कि 2003 में जो रिजल्ट आए थे बीजेपी के पक्ष में, उसी तरह के रिजल्ट अब
23 में आएंगे, लेकिन सबको इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा जारी रहेगी।